नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों के लिए यहां पर मालवीय एकेडमी लेकर आ गया है उम्मीद बैच सीयूटी पीजी 2025 के लिए। हमने कुछ दिन पहले सीयूटी यूजी 2025 के लिए उम्मीद बैच 3.0 लॉन्च किया था। उसके बाद से आप सभी लोगों की बहुत सारी डिमांड थी कि सर पीजी के कोर्सेज के लिए भी हमारा उम्मीद बैच जो है वो शुरू हो। तो हमने बहुत ही स्ट्रक्चर्ड कोर्स यहां पर तैयार कर लिया है सीयूटी पीजी 2025 के लिए। क्या होने वाला है इस उम्मीद बैच में, ऐसी कौन कौन सी उम्मीदें हैं जिसको मालवीय एकेडमी अपने इस उम्मीद बैच के माध्यम से पूरा करने वाला है, और आपके जो सपने हैं डीयू, बीएचयू, जेएनयू से मास्टर्स करने का, वो यहां पर सपने सच होंगे अगर आप इस उम्मीद बैच से जुड़कर हर एक चीज को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से और कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप यहां पर चीजों को पढ़ते हैं, देखते हैं, सीखते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में सबसे पहले आपको यह बताऊंगा कि मालवीय एकेडमी इस उम्मीद बैच के माध्यम से क्या लेकर आने वाला है, कौन कौन से कोर्सेज की कैसी क्लासेस यहां पर चलने वाली हैं, उन सभी चीजों के बारे में बातचीत करेगा। और इसके बाद यहां पर जो है वो आपको क्लासेस कैसे चलने वाली होंगी, उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, और साथ ही साथ आपके टीचर्स से आपकी मुलाकात। जो भी टीचर्स खाली हैं, जिनकी क्लासेस अभी नहीं लगी हैं, जो अभी हमारे पास अवेलेबल हैं, उनसे हम मुलाकात आपकी करवाएंगे। और उसके बाद जो है वो ये बैच 20 नवंबर से सीयूटी पीजी मालवीय एकेडमी के चैनल पे क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। उम्मीद बैच आपका सीयूटी पीजी मालवीय एकेडमी का जो दूसरा चैनल है उस पे यहां पर ये शुरू होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप टाइटल में देख रहे होगे वहां पे भी क्लिक करोगे तो आप उस चैनल पे जो है वो पहुंच जाएंगे। और सारी क्लासेस 20 नवंबर से वहीं पर शुरू होंगी। तो सारी बातचीत मैं करूंगा। और अगर हम देखा जाए कि एक प्रश्न ये उठता है कि आखिर इस उम्मीद बैच की आवश्यकता क्या है, और इस उम्मीद बैच के माध्यम से हम ऐसा क्या परिवर्तन ला देंगे, ऐसा क्या कर देंगे कि जो कि आपको यहां पर डायरेक्ट बेनिफिट दे रहा होगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। ऐसा क्यों, इसकी जरूरत क्यों है, सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है। तो अगर हम पीजी कोर्सेज की बातचीत करें तो सबसे बड़ी बात यह होती है पीजी कोर्सेज में स्ट्रक्चर्ड कंटेंट जो है वो यूट्यूब पर मिसिंग है। हम बात करेंगे तो ऐसा मिल जाएगा, 2-4 लेक्चर आपको मिल जाएंगे, कभी कोई टॉपिक मिल जाएगा, कभी कोई टॉपिक मिलेगा, लेकिन हमारा पूरा कोर्स की प्रिपरेशन हमको मिल जाए ये बहुत मुश्किल होता है। तो वो एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट जो मिसिंग है यूट्यूब पे, वो चीज जो है वो 2025 वाले बच्चों के लिए मालवीय एकेडमी लेकर आ रहा है इस उम्मीद बैच के माध्यम से। दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि पीजी का सिलेबस है ब्रॉड, हमारे पास टाइम होता है कम, और उस कम टाइम में हमको अपने ब्रॉड सिलेबस को बहुत ही तरीके से कवर करना होता है। अब उस सिलेबस को हमको किस टॉपिक में हॉरिजॉन्टली कितना कवर करना और किस टॉपिक में हमको वर्टिकली डेप्थ में जाना है, ये चीजें हमारे पास क्लियर नहीं होती हैं। तो आपको यहां पर ये चीजें अच्छे से क्लियर हो सके कि हमको कितने डेप्थ में, किस चैप्टर में, किस टॉपिक में जाना है, ये सारी क्लैरिटी जो है वो हम लोग इस बैच के माध्यम से करना चाहते हैं और ये करने वाले हैं। तीसरी सबसे बड़ी समस्या, आपको सीयूटी पीजी के पीवाईक्यूज बड़े मुश्किल से मिलते हैं। और पीवाईक्यूज ऐसा नहीं है कि बस केवल जब से सीयूटी हो रहा तब से ही जो पीवाईक्यूज है वही इंपॉर्टेंट है। उसके पहले यूनिवर्सिटी के जो अपने एंट्रेंस टेस्ट होते थे उसके भी पीवाईक्यूज तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बीएचयू, डीयू, जेएनयू सबके स्टैंडर्ड पेपर्स होते थे, टॉपिक्स वही थे, सिलेबस नहीं बदल गया है। तो क्या वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या वो क्वेश्चंस घूम फिर के अब नहीं आ रहे हैं? तो उनकी कमी बहुत बड़ी है, वो नहीं मिलते हैं कायदे के। मिलेंगे तो कहीं उसका सॉल्यूशन ढंग से नहीं मिलेगा, डिस्कशन उसका नहीं होगा सही से, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और अगली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपको पता है कि आपका जो सीयूटी पीजी 2025 का एग्जाम है वो यहां पर जो है वो आपके मार्च के महीने में होना है। अभी वैसे तो एग्जैक्ट शेड्यूल तो नहीं आया है, लेकिन पिछली बार मार्च के महीने में हुआ, तो इस बार भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्च महीने में आपका पेपर होना है। तो आपके पास ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा समय है। हम बात करें तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीने आपके पास ही जो है वो कायदे के हैं। इधर का जो अगला 15-20 दिन है उसमें पक्का है कि सबके घर में 4-5 दिन की तो शादी में ही चल जाने वाला है। तो हमारे पास बहुत समय नहीं है, ठंडी का समय आ रहा है, पढ़ाई लिखाई में तो वैसे ही मन कम हो जाता है, ठंडी में सोने में मन ज्यादा लगने लगता है। तो इसलिए समय बहुत ज्यादा नहीं है, मिनिमम टाइम है, लेकिन हमको अपनी तैयारी जो है वो मैक्सिमम करनी है, तभी जो है वो हम अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंच सकते हैं और मास्टर्स कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है
कि ऐसे कई बच्चे होते हैं यूजी बड़े टॉप यूनिवर्सिटी से कर रहे होंगे, हो सकता है ये वीडियो भी देख रहे होंगे बीएचयू से। ये मेरे साथ भी ऐसा था, मैंने देखा था ऐसे कई ऐसे बच्चे थे जो कि यूजी में है बीएचयू में, और यूजी में जब आए थे तो प्रॉपर रैंक के साथ आए थे, और पीजी में ऐसी हालत हो गई कि पीजी का एंट्रेंस जो है उनका बीएचयू का ही नहीं निकला, जबकि बीएचयू में कोटा भी मिलता है उनको। मतलब हर एक यूनिवर्सिटी में अपने यूजी वाले बच्चों को कोटा मिलता है, तो बीएचयू में जैसे जो कोटा मिलता है उसका यूज करने के बावजूद उनका पीजी में एडमिशन नहीं हो रहा होता है। तो अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से हैं जो कि ऐसा है कि हाँ बहुत टॉप यूनिवर्सिटी से नहीं है, लेकिन अब आप टॉप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो बिल्कुल जा सकते हैं। दिमाग में ये ना लाएं कि बीएचयू डीयू के जो यूजी वाले बच्चे होंगे उनको तो वहां पर जो है वो उनका अपना एक कोटा भी मिल जाएगा तो उनका तो सिलेक्शन आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहोगे तो आप भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये मत सोचिएगा कि जो आपके बीएचयू डीयू में जितने भी बच्चे सब एकदम खूब धुआंधार पढ़ाई करते, कुछ नहीं करते हैं, उनकी हालत और खराब होती है। उसमें से कुछ ही होते हैं जो कि काफी अच्छा कर रहे होते हैं। तो इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है, अपने तैयारी पे कॉन्फिडेंस रखेंगे सब हो जाएगा। मैं शुरुआत करूंगा यहां पर कि हम लोग इस उम्मीद बैच के माध्यम से क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, क्लासेस कैसे चलने वाली है, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस करूंगा। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास जो अभी तुरंत में कोर्सेज हम लोग तुरंत में शुरू करने वाले हैं, मैं पहले उनकी बातचीत करूंगा। सबसे पहली चीज जो आपका जनरल पेपर है COQP 11 LLB, जिसको LLB में जो उसमें मतलब एक मेजर कोर्स LLB का आता है, बाकी COQP 11 एक जो जनरल पेपर है आपका, इसको हम यहां पर कवर कर रहे होंगे। इसमें आने वाले सभी सब्जेक्ट, चाहे वो लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश की बात करूं, मैं मैथ्स की बात करूं, रीजनिंग की बात करूं, जीके जीएस की बातचीत की जाए, या यहां पर जो आपके कंप्यूटर के पोर्शंस आते हैं, लीगल अवेयरनेस आता है, इन सभी चीजों को हम लोग यहां पर कवर कर रहे होंगे। फिर यहां पर आपके MBA जो COQP 12 कोड पेपर कोड वाला है, इसको हम लोग यहां पर कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, MBA का जो पेपर कोड COQP 12 है उसको हम लोग यहां पर कवर करेंगे। आपका जो वो MCOM के कोर्स को हम लोग यहां पर कवर कर रहे होंगे, जिसमें हमारी एक डेडिकेटेड जो होगी वो 3-4 फैकल्टीज की प्रॉपर टीम आपको डेडिकेट की जाएगी इसमें। इसके बाद यहां पर आपके लैंग्वेज में बात करें तो हम लोग लैंग्वेज में MA हिंदी और MA इंग्लिश को कवर करेंगे। अगर मैं ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट की बात करूं तो MA हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, AIHC, इतने सब्जेक्ट को हम लोग यहां पर जो है वो कवर कर रहे होंगे। इसके बाद यहां पर आपके लैंग्वेज में एक और है आपका MA संस्कृत, इसको हम यहां पर कवर करेंगे। और धीरे धीरे जो है वो हम लोग यहां पर MA सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इन सब पे भी काम कर रहे हैं। तो वो चूंकि अभी जो 20 तारीख से क्लासेस चलेंगी उसकी बातचीत में कर रहा हूं। और फिर उसके बाद यहां पर आपका BEd के कोर्सेज, जिसमें आपका BEd का जो जनरल पेपर आता है, फिर ह्यूमैनिटीज के लिए लैंग्वेज, BEd ह्यूमैनिटीज, BEd लैंग्वेज, इन सब के जो है वो क्लासेस जो है वो कवर किए जाएंगे। और इतने कोर्सेज की जो क्लासेस जो है वो अभी हम यहां पर 20 नवंबर से जो है वो CUET PG मालवीय एकेडमी के चैनल पर जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। अब पहली चीज यहां पर आपको इस उम्मीद बैच में टोटल 3 उम्मीदें जो है वो मिलने वाली हैं। पहली उम्मीद की बात करें तो हम लोग यहां पर स्ट्रक्चर्ड क्लासेस जो है वो शुरू करने वाले हैं। अब इस क्लासेस में हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर हम लोग यहां पर आपका चूंकि ये एक चीज मैं ही बता दूं कि हर एक कोर्स का अपना एक अलग अलग नेचर है, तो मैं एक जनरलाइज्ड बात कर रहा हूं, बाकी जब स्पेसिफिक कोर्सेज शुरू होंगे तब आपको पता चल जाएगा। जनरलाइज्ड बात ये है कि हम यहां पर सबसे पहली चीज आपके सब्जेक्ट में हो सकता है वो चैप्टर वाइज डिवाइडेशन हो सकता है वो यूनिट वाइज डिवाइडेशन हो। तो हम क्या करेंगे, पहली चीज, चूंकि ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत ज्यादा समय है, तो हम यहां पर आपको कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक जो होगा उसको एकदम शॉर्ट में समराइज वे में, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, जो एग्जाम में लगातार बार बार पूछे जाने वाली चीजें हैं, उनको हम लोग पहले यहां पर लेक्चर्स में कवर करेंगे। मिनिमम नंबर ऑफ लेक्चर्स में आपके चैप्टर को मैक्सिमम कवरेज यहां पर हम लोग दे रहे होंगे। पहला हमारा यहां पर यही रहेगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एकदम सीक्वेंशियल, कि सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, फिर क्या, उस सीक्वेंस में चलेंगे। रैंडम नहीं कि आज ये पढ़े, कल वो पढ़े, परसों ये पढ़े और चौथे दिन क्या पढ़ रहे हैं हमको खुद भी नहीं पता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में और सीक्वेंशियल मैनर में चीजें यहां पर चलेंगी आपकी। अगली चीज, जिस चैप्टर, जिस टॉपिक को हम यहां पर आपको पढ़ाएंगे उसी के सारे पीवाईक्यूज में सिर्फ CUET नहीं होगा, CUET के साथ आपके जो
यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो भी आपके, सिर्फ BHU DU JNU की बात नहीं है, और भी जो भी आपके मेजर यूनिवर्सिटीज हैं और जहां के क्वेश्चंस आपके लिए मतलब उनका लेवल है कि वो उस लेवल के, अब ये तो है नहीं कि अवध विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम का पेपर हम लोग यूज करेंगे, नहीं, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज है जिनके पेपर के लेवल अच्छे रहे हैं और जिस लेवल के क्वेश्चंस अब आते हैं उनको हम लोग यहां पर यूज कर रहे होंगे। और ये CUET के पहले जितने भी हमके साल के मैक्सिमम पेपर्स हमको मिलेंगे उनको हम यहां पर यूज करेंगे और उनका डिटेल्ड डिस्कशन होगा। हो सकता है कि कुछ बातें यहां पर जब समराइज्ड वे में पढ़ाएंगे हो सकता है छूट जाए, तो उसको हम लोग यहां पर, चूंकि कुछ चीजें कुछ भी ना छूटने पाए, तो PYQ में डिटेल्ड डिस्कशन में उसका कवरेज हम यहां पर अच्छे से कर देंगे। हर एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ये नहीं कि आपको हम दे दिए और आप PDF से देख लोगे, आप पढ़ोगे ही नहीं, वैसा होगा ही नहीं, तो इसलिए हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद यहां पर जो आपके मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं, मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स का मतलब यह हुआ जहां से लगातार क्वेश्चंस जो है वो बार बार देखे जा रहे हैं और उन टॉपिक का वेटेज जो है वो काफी ज्यादा है। एक बार बाहर रोकिएगा उन लोगों को। तो यहां पर आपके जो डिटेल्ड, जो भी आपके टॉपिक्स मोस्ट स्कोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनका हम लोग यहां पर डिटेल डिस्कशन कर रहे होंगे। डिटेल डिस्कशन मतलब पूरी थ्योरी का कवरेज करेंगे, वहां पर शॉर्ट और समराइज्ड वे में नहीं होंगी चीजें, डिटेल्ड पढ़ाएंगे हम वहां पे, आपका वहां पर सब कुछ कवर किया जाएगा। और वहां पर हम सिर्फ PYQ नहीं करेंगे, वहां पर MCQ भी करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें जो होंगी वो आपके साथ यहां पर डिस्कस की जाएंगी। एक प्रश्न यहां पर जरूर उठ जाता है कि सर हम तो ऐप वाले बच्चे हैं, हमारे किस काम का होगा ये, और अगर आप दे ही दोगे तो फिर हम ऐप पे कोर्स का क्या मतलब होगा। अगर आप देखोगे तो ऐप पे चीजें जो है वो बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में होती हैं, सब कुछ पढ़ाया जाता है। ये बेसिकली ऐप वाले बच्चों के लिए रिवीजन के रूप में, एक कह सकता हूं ब्रह्मास्त्र के रूप में काम आएगा। आप जिस लेक्चर को हो सकता है 15 लेक्चर 16 लेक्चर पढ़े होगे, अगर उसको 2 लेक्चर में यहां पर कवर कराया जाएगा तो आपका एक बहुत ही शॉर्ट और बेहतरीन रिवीजन हो जाएगा। तो ये फायदा होगा आपको जो भी ऐप वाले बच्चे होंगे, क्योंकि आपने लंबे में पढ़ाई है उसको शॉर्ट में कर लोगे। दूसरी चीज, अगर आपके बैकलॉग्स ज्यादा हैं, पता चला कि आपके 20 वीडियोस छूटे हुए हैं, तो अब उन वीडियोस 20 के बजाय जो 1-2 लेक्चर में यहां पर चीजें हो जाएंगी उनसे आप यहां पर कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। और इसके बाद अगर मैं बातचीत करूं, जो हमारी दूसरी उम्मीद है वो ये कि ये जो भी PYQs हम यहां पर आपको कराएंगे, क्लास में जिन क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, वही सारे PYQs जो होंगे आपको टेस्ट के फॉर्म में ऐप पे मिल जाएगा। मालवीय एकेडमी के ऐप पे टेस्ट के फॉर्मेट में वो सभी क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिलेंगे। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए आज आपने मान लीजिए आज सर ने आपको जो है, मान लीजिए MA हिस्ट्री क्लास चली, उसमें सर ने जो है वो सारे PYQs आपके साथ डिस्कस किया। अब बात ये है ना, आज से 1 महीने बाद उन PYQs को रिवाइज करने के लिए आप वापस से वीडियो देखोगे तो बहुत समय जाएगा। बेस्ट क्या होगा, 1 महीने बाद आपको टेस्ट के फॉर्म में अवेलेबल रहेगा, तो आप वहां पर उसको जो है वो टेस्ट के फॉर्म में उन सबको क्या कहते हैं, एक बार आप अटेम्प्ट करोगे, एक तो विद इन टाइम कर लोगे तो आपको थोड़ा सा टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस भी हो जाएगी, साथ ही साथ जहां पर आप गलती कर रहे होगे उसके डिस्क्रिप्शंस अवेलेबल होंगे, उनको आप पढ़ के वापस से उन चीजों को मार्क कर सकते हो कि ये चीजें मेरी मिस हो रही थी। तो इसलिए आपको सारे PYQs जो होंगे वो यहां पर आपको टेस्ट के फॉर्म में जो है वो मालवीय एकेडमी ऐप पे अवेलेबल कराए जाएंगे, जो कि यहां पर आपके लिए दी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी 1-1.5 महीने बाद, जब आप जिन टॉपिक्स को पढ़ चुके होंगे उनका रिवीजन करना चाहोगे तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट तरीका। और ये बड़ा अच्छा तरीका क्या होता है, मान लीजिए कि हम हो सकता है कि अब आप सीधी बात है, आप ग्रेजुएशन में, आप कॉलेज में गए हुए हो, वहां पर आपके पास फ्री टाइम है, वैसे ही बकैती चारों तरफ चल रही है, तो आप उस बकैती से थोड़ा सा साइड होंगे, अपने मोबाइल को स्क्रॉल करते रहिए। मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे हो तो स्क्रॉल नहीं कर रहे हैं आप बेसिकली टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपका वो चैप्टर अपने आप रिवाइज भी हो जाएगा और आपके लिए यहां पर टाइम भी जो है वो यूटिलाइज हो जाएगा। तो चूंकि ये कॉलेज वाले बच्चों के लिए प्रॉब्लम ना हो, इसलिए बार बार हर जगह वीडियो देखना, PDF पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगता है कि हाँ हम उसमें से ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं और टेस्ट दे रहे हैं, तो वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी बन जाता है। और प्लस आपके लिए यहां पर जो वो बेनिफिट तो यहां पर देने ही वाला है। ये रहेगी आपकी दूसरी उम्मीद। और तीसरी उम्मीद जो कि यहां पर आपके लिए कह सकते हैं कि ये आपको, जैसे होता है ना कि हम लोग कुछ जैसे
कहा नहीं जाता है कि एग्जाम में गए तो किसी चीज का चिट लेके चले गए, तो छोटा मोटा कुछ चिट जैसा चीजें हो जाए, वैसी बातें यहां पर हम लोग कर रहे हैं। वो ये है स्कोर बूस्टिंग, जो आपके शॉर्ट वीडियोस होंगे। शॉर्ट वीडियोस का मतलब वो 1 मिनट वाला शॉर्ट्स नहीं जो आप दिन भर देखते रहते हो रील्स, वो वाला नहीं कह रहे हैं हम बोल रहे हैं ये कि ऐसे कई मतलब सब्जेक्ट्स में ऐसे कई सारे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं। ऐसा आपके एमए पॉलिटिकल साइंस में हमारे चैनल पे गया भी है ये वीडियोस, कि कोई हम एक पर्टिकुलर टॉपिक पकड़ेंगे 20-25 मिनट के अंदर, उसके बारे में हम एकदम डिस्क्रिप्टिव, एकदम जिसको हम कह सकते हैं ना कि एकदम आपको फिल्टर्ड कंटेंट, वो हम यहां पर आपको प्रोवाइड कर देंगे। बहुत शॉर्ट हो सकता है, जैसे मैथ्स में बात करें तो कॉन्सेप्ट फॉर्मूला वो 15-20 मिनट में दे दिए। तो ये आपको ऐसे ही वीकली बेसिस पे जो है वो चीजें मिलती रहेंगी, ताकि आपका जो है वो तैयारी जो है वो पूरी तरीके से ओवरऑल यहां पर चलती रहे। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ आपके लिए यहां पर ऐसा हो जाएगा कि कम समय में और कुछ जो भी, और ये ऐसे ही टॉपिक्स उठाए जाएंगे जिनसे क्वेश्चंस लगातार जो है वो हर साल यहां पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा आपके तीसरी उम्मीद में। और अगर हम क्लासेस की बातचीत करें तो क्लासेस यहां पर आपकी जो है वो 20 नवंबर से हम लोग यहां पर शुरू करने वाले होंगे। क्लासेस जो होंगी वो आपके, जो अभी मैंने बताया ना कि आपके जो शॉर्ट वीडियोस होंगे वो यहां पर रिकॉर्डेड होंगे। बाकी जो क्लासेस आपकी चलेंगी, पीवाईक्यूज होंगे, वो सब आपकी क्लासेस यहां पर लाइव होंगी। 20 नवंबर से बैच चलेगा सीयूटी पीजी मालवीय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जो भी आपको यहां पर कुछ पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ आपके ऐप पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा, और यहां पर टेस्ट सीरीज भी ऐप पे ही मिलेगी। ऐप में ही आपको एक पैकेज मिलेगा सीयूटी पीजी उम्मीद बैच के नाम से, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। 1 रुपए बाहर शो करेगा, लेकिन वो 1 रुपए आपको पे नहीं करना है। आप ऐप के अंदर जाओगे और फिर बहुत आराम से जो है वो आप सभी चीजों को यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, क्लास शेड्यूल यहां पर आपको वीकली और डेली बेसिस पे यहां पर दिया जाएगा। हम अपने व्हाट्सएप चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उस दूसरी चीज आपके यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे हम यहां पर पोस्टर डालेंगे डेली बेसिस पे। जैसे कल की जो क्लास चलनी होगी वो आज डाल देंगे उसका पोस्टर, और पूरे वीक में किसकी कब कौन सी क्लासेस चलेंगे वो भी आपको वीक के शुरू में, जैसे संडे को आपको पूरे वीक का शेड्यूल मिल जाएगा। फिर डेली बेसिस पे जो टाइमिंग होगी वो हम यहां पर आपको डेली बेसिस पे भी देते रहेंगे। ठीक है, तो डेली बेसिस और वीकली बेसिस पे यहां पर आपको शेड्यूल जो है वो मिलता रहेगा। ठीक है, तो क्लासेस कैसे चलेंगी, ये सारी चीजें आपकी जो होंगी वो बड़े आराम से यहां पर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब यहां पर इस उम्मीद बैच में क्या क्या हम करने वाले हैं, किस तरीके से करने वाले हैं, वो सारी बातें हो गई। अब जरूरी है यहां पर कि आपको ये जो जितनी बातें मैं बोल दिया, चूंकि मैंने बोल दिया, बस मैं खुद तो कुछ करने नहीं वाला हूं। मतलब यहां पर ऐसा है कि पीजी में चेहरा मेरा भले यहां पर लगा दिया गया है, लेकिन मैं कुछ पीजी में पढ़ाता नहीं हूं। पीजी में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो मेरे पास है, तो पढ़ाने वाली जिम्मेदारी तो नहीं है मेरे पास। तो मेजर जो है वो आपके, जिसको हम कहते हैं ना कि रणभूमि में जो लड़ने वाले योद्धा हैं आपके, वो तो आपके टीचर्स होंगे। तो मैं यहां पर शुरुआत करूंगा, आपके टीचर्स से आपकी मुलाकात यहां पर करवाऊंगा, और एक एक सब्जेक्ट, मतलब एक एक कोर्स के किस तरीके से वो डील करने वाले हैं, और किस तरीके से इस उम्मीद बैच के कंटेंट्स को वो यहां पर डिलीवर करने वाले हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजी होगी। और चूंकि आपका जो कनेक्शन होगा उन्हीं से होगा, डे 1 से लेके एग्जाम के दिन तक का। ठीक है, चलिए, तो मैं सबसे पहले यहां पर बुलाना चाहूंगा एमए हिस्ट्री के लिए हमारे ब्रिजेश सर। तो ब्रिजेश सर आएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से सर यहां पर आप जो हैं वो इस उम्मीद बैच के लिए आप किस तरीके से तैयार हैं, और बच्चों को किस तरीके से यहां पर स्ट्रक्चर्ड कंटेंट देने वाले हैं। थैंक यू सर। वैसे ही सब पकड़ लीजिए। हाँ, थैंक यू वैभव सर बुलाने के लिए। तो स्वागत है आप सभी का, आप सभी को प्रणाम, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। तो सीखता गया मैं अपनी हट होकर से, ना रुका कभी, ना ठहरा कहीं, ना झुका कभी, बस आगे बढ़ते गए हम। यह एक नई शुरुआत है, यह एक नई शुरुआत है। तो बच्चों, आप लोगों के उम्मीदों को पर देने के लिए आज एक नई शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत हो चुकी है आप सभी के अपने पसंदीदा सीरीज उम्मीद बैच की, जिसमें आप सभी को मैं एमए हिस्ट्री
की तैयारी कराने वाला हूँ। इस क्रम में आप सभी को पता होगा कि एमए हिस्ट्री का सिलेबस काफ़ी बड़ा है, जिसमें एंशिएंट, मेडवल, मॉडर्न, देन वर्ल्ड हिस्ट्री सभी इसमें शामिल है और काफ़ी डिटेल्ड सिलेबस होता है। आपने एनटीए के सिलेबस को देखा भी होगा और जो हमारे पेड क्लासेस के बच्चे हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो उस सारे सिलेबस को बहुत क्रिस्प में, बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, स्टोन एज को ही आप ले लो। एंशिएंट हिस्ट्री का ये पहला यूनिट होता है। अगर मैं पेड बैचेस की बात करूं तो मुझे 5 से 6 लेक्चर की जरूरत पड़ी है इसको खत्म कराने के लिए, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि मैं स्टोन एज को आपको 2 से 3 लेक्चर में बता दूं। तो ये आप सभी के लिए बहुत सहूलियत भरा होगा, बहुत आसानी युक्त होगा कि आप इतने डिटेल चीज़ों को जो है बहुत शॉर्ट फॉर्म में समझोगे और आप सभी को पता होगा कि ये वीडियोस आपके लिए कारगर होने वाले हैं। साथ साथ जो आपको नोट्स हैं और आपके टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा और ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा सहयोगी साबित होंगे। एक क्वेश्चन मेरा था जी जरूर, क्योंकि क्या कि मैं एमए हिस्ट्री का छात्र रहा नहीं हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तैयारी किया नहीं हूँ, तो मेरे क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे बहुत जेन्युइन। ठीक है। हाँ। सर मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे पीवाईक्यूज जो है वो तो बड़े लिमिटेड, सीयूटी तो अभी हाल फिलहाल की शुरुआत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा है कि जो पीछे के जो यूनिवर्सिटी के अपने एंट्रेंस एग्जाम होते थे, तो क्या उनके क्वेश्चंस अब रेलिवेंट हैं या नहीं है? जी ये बहुत, मैंने तो देखा ही नहीं क्वेश्चन, बिल्कुल, तो मैं आपसे पूछूंगा। बिल्कुल ये बहुत सही सवाल सर ने किया है। देखो इतिहास कभी बदलता नहीं है बच्चों, ठीक है। ये आपको पता होगा कि 2022 के बाद एनटीए का जो है व्यवहार बदल गया, स्वरूप बदल गया, ठीक है। वो नए तरीके से क्वेश्चंस को पूछने लगा, जहां 120 क्वेश्चंस आते थे अब वहां 75 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नहीं बदलता है। 2010 में भी जो एंट्रेंस हुआ है, जो सिंधु घाटी से सवाल पूछे गए हैं, वो घुमा फिरा के किसी न किसी फॉर्म में आज भी हमारे सामने आ रहे हैं, ठीक है। तो पुराने प्रश्नों की भी रेलेवेंसी बनी हुई है। हाँ, थोड़ा उसको फ्रेम करने का जो तरीका है वो बदल गया है। पहले के आप तरीकों में देखेंगे तो असर्शन रीजन टाइप के सवाल बहुत कम आते थे या आते ही नहीं थे। ये बहुत बड़े एग्जाम से, अगर मैं नेट की बात करूं या आईएएस पीसीएस लेवल के एग्जाम की बात करूं तो वहां ऐसे सवाल पूछे जाते थे। बट अब एमए एंट्रेंस में भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा रहा हूं, अगर आपको यह अच्छे से पता है कि यह एक शहरी सभ्यता थी, ठीक है, यह एक अर्बन कल्चर था, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो प्रश्न चाहे 2010 वाले फॉर्मेट में हो चाहे 2025 वाले फॉर्मेट में हो, उसको आप बहुत इजीली डील कर लेंगे, ठीक है। तो पुराने प्रश्नों की भी जो है प्रासंगिकता, रेलेवेंसी बनी है, हम उसको नए वे में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हाँ, होता यह भी है कि जैसे किसी किसी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस बहुत लिमिट होते हैं। 2022 से एनटीए का स्वरूप बदला है, तो हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको देने की कोशिश करेंगे ताकि आपका एंट्रेंस बहुत अच्छे से क्रैक हो सके, ठीक है। हाँ, तो मुझे एक बात ये याद आई सर की ही बात से कि जैसे क्या है ना कि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चीजें बहुत वैरी करेंगी। जैसे हमने एक उम्मीद बैच में जनरलाइज्ड वे में बता दिया कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, लेकिन हो सकता है किसी सब्जेक्ट की कुछ अलग डिमांड हो तो वो हम वहां पर ऐड कर देंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ जो हमने बोल दिया बस यही सब में फॉलो हो रहा है, इसमें कुछ चीजें ऐड ऑन करनी होंगी, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चीजें वेरी कर रहे होंगे तो वो हम ऐड ऑन कर देंगे। बिल्कुल, ठीक है सर। पत्थर की लकीर नहीं है कोई चीज, ठीक है। थैंक यू सर बुलाने के लिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी को भी थैंक यू। तो इसके बाद जो है वो मैं आपके एमए पॉलिटिकल साइंस की तरफ यहाँ पर चलूँगा और एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए जो है वो है आपके प्रशांत सर, और इनके आपने यहाँ पर ढेर सारे वीडियोस जो है वो सीयूटी पीजी मालवीय एकेडमी के चैनल पे देखा ही होगा। और ये जो इसमें तीसरी उम्मीद है वो इन्हीं की देन है, क्योंकि इन्हीं का ऐसा कॉन्सेप्ट था कि ऐसा करें तो बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ये अपनी तैयारी से, अपने लिए जब इन्होंने तैयारी किया था तो उन सब चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ये रिलेट कर रहे थे और उस तरीके से यहाँ पर इन्होंने अपने कोर्स को जो है वो डिज़ाइन भी किया। तो मैं बुलाना चाहूँगा प्रशांत सर को कि सर इस उम्मीद बैच में किस तरीके से आप बच्चों को जो है वो हेल्प करने वाले हैं। बाकी एमए पॉलिटिकल साइंस के बारे में मैं तो कुछ नहीं बोल पाऊँगा, जो बोलेंगे सर ही बोलेंगे। धन्यवाद सर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग बताइए? एकदम बढ़िया बिंदास होंगे उम्मीद करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि मालवीय एकेडमी का जो लोगो रहा है हमेशा से कि हम धन के पीछे नहीं बल्कि मानव संसाधन के पीछे भागते हैं, तो उसी कड़ी में क्या है, हम आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच लेकर के आए हैं। और पॉलिटिकल साइंस की जिम्मेदारी तो आप मुझ पर पूरी तरीके से छोड़ दीजिए कि भैया अब आपकी पूरी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से यूनिट वाइज कह सकते हैं आपकी, जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरीके से क्या होगा हम अच्छे से आगे बढ़ेंगे। और जो पीवाईक्यू है
सबसे बड़ी समस्या जिसमें आती है, हम जो आप लोगों को बहुत आप लोग मैसेज करते रहते हो कि सर जो PYQ है वो नहीं मिल रहा है, कहाँ से हम प्रैक्टिस करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपके लिए बिल्कुल स्पेशल व्यवस्था की है कि भैया CUET PG में जो क्वेश्चन आए हैं वो आपको दिए जाएंगे। उसके अलावा आप देखेंगे कि JNU BHU के भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप देखेंगे कि जो अपना जो ये पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, इसमें आप देखेंगे कि जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं उनकी संख्या लगभग आप 75 में से 50 क्वेश्चन मान के चल सकते हैं। तो अगर हम फैक्चुअल क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ लें, याद कर लें, रट लें, मैं रटना कह रहा हूं, किसी को लग सकता है कि सर आप रटना बोल रहे हैं, जबकि ये फैक्ट है, आपको वो रटना पड़ेगा 50 क्वेश्चन के लिए। और जब आप उसको रट लेंगे, अच्छी तरीके से तैयारी कर लेंगे, तब जब आप पेपर देने जाएंगे तब क्या होगा कि आप देखेंगे कि आपके जो मार्क्स हैं उसमें बहुत अच्छा उछाल आएगा और आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे। और एक और बात है जो यहाँ पे कोर्स में आपके जोड़ा गया है कि भैया JNU BHU DU इनके जो पुराने पेपर्स हैं वो जब हम क्वेश्चंस लगा लेंगे तब उसमें क्या होगा कि हर एक टॉपिक से रिलेटेड कुछ सीमित क्वेश्चन ही बन पाते हैं। ऐसा नहीं कि प्लेटो से हम 1000 क्वेश्चन बना के ले आएंगे। अगर हमने JNU के भी पुराने क्वेश्चंस लगा लिए, DU के भी पुराने क्वेश्चन लगा लिए, BHU के और CUET में जो पूछा गया उसको भी लगा लिया, तो आप ये 100% मान के चलें कि उसी में से कहीं ना कहीं से क्या होगा, आपका क्वेश्चन पूरा फंस जाएगा। ठीक है, तो आपको पढ़ाने के तरीके से तो आप मेरे वाकिफ़ ही होंगे, क्योंकि आपके पास प्लेटो और अरिस्टोटल, मैकियावेली के लेक्चर्स जा चुके हैं। तो डिटेल्ड वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा अच्छे तरीके से, और उसके साथ साथ PYQs जो हैं वो आपको मैं अच्छे तरीके से प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो अब वो समय आ गया है बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि अब आपको क्या करना है, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है। समय बहुत कम है लेकिन पर्याप्त है, भरोसा करें आप, समय कम है लेकिन पर्याप्त है। ठीक है, तो आपको आपकी पूरी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। क्लास में हम लोग बहुत अच्छे से आगे की बातें करेंगे। ठीक है, बाकी तब तक के लिए आप लोग आगे देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपके केस में तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है, बहुत ही अच्छे माइक दे सर, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप चीज़ों को जो है वो यहाँ पर डील कर रहे होते हैं। तो चलिए सर, अब इन लोगों से आप 20 नवंबर से मिलिए और रेगुलर बेसिस पे आपका जो है वो अच्छे से क्लासेस जो है वो चलेंगे और बाकी आगे के शेड्यूल और बाकी बातें आपको पता चलते रहेंगे। तो चलिए अब आगे सर मोबाइल, तो अब जो है मैं इसके बाद आपका जो है वो लैंग्वेज की तरफ अगर हम थोड़ा चलेंगे, तो सबसे पहले आपके MA हिंदी के लिए हम आपको यहाँ पर बुलाना चाहेंगे विकास सर आपके। और विकास सर जो है वो आपके MA हिंदी के कोर्स को यहाँ पर डील करने वाले हैं। किस तरीके से करेंगे, चूंकि ये भी एक तरीके से महारथी ही हैं। तो जैसे एक सीक्वेंस चला आ रहा है ना कि आपके हिस्ट्री जो, उसके बाद हमने पॉलिटिक की बात किया, तो MA हिंदी भी इसी तरीके से विकास सर एक महारथी हैं। और ये यहाँ पर किस तरीके से चीज़ों को डील कर रहे होंगे और किस तरीके से सर आप बच्चों के लिए यहाँ पर आसान करेंगे, आइए और बताइए कि बच्चों के लिए कितना और कैसे आसान होने वाला है ये MA हिंदी के लिए ये उम्मीद बैच। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, क्योंकि जिस चीज़ का आप लोग इंतज़ार कर रहे थे वो फाइनली यहाँ पर लॉन्च हो चुका है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे, लगातार मैं कमेंट्स देख रहा था कि सर YouTube पर PG का बैच कब स्टार्ट होगा और उसमें भी हिंदी की क्लासेस कब चलने वाली हैं, कब से चलेंगी कि नहीं चलेंगी, है ना, ये सारी समस्याएं थी आपकी। तो फाइनली ये जो आपकी सारी समस्याएं थी उनका निदान यहाँ पर आपको उम्मीद दे दी गई है। और उम्मीद बैच जो है वो 2 दिन बाद से आपका शुरू हो जाने वाला है। तो हमारा पढ़ने और पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा ये तो खैर आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि जैसे मान लो कि हमारा जो NTA ने सिलेबस दिया है, सबसे पहले तो हम उस सिलेबस को देखेंगे और उसको सीक्वेंस से समझेंगे कि भाई हमारा ये सिलेबस है, इसमें हमसे यहाँ से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे बेहतर पढ़ने का तरीका यही रहता है कि आप एक कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे और कॉन्सेप्ट को इतने बेहतरीन तरीके से समझ जाएं, इतने अच्छे से उसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि उस टॉपिक से फिर कहीं से भी प्रश्न आए तो उनको कर लिया जाए। तो सबसे पहले हम हमारे फंडामेंटल्स क्लियर करेंगे, यानी कि थियरी पार्ट को इतने बेहतरीन तरीके से समझेंगे ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर दूसरा हम क्या करेंगे कि उस कॉन्सेप्ट या फिर उस टॉपिक से रिलेटेड हमारे जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चंस जो आते हैं, भैया कॉन्सेप्ट तो आप समझ जाओगे लेकिन फैक्ट्स भी तो आपको देखने पड़ेंगे। जब एग्जाम में फैक्ट आ जाएगा तो कॉन्सेप्ट थोड़ी काम चलेगा। तो हम फैक्चुअल क्वेश्चंस जो उससे बन सकते हैं तो सारे फैक्ट्स पर बात करेंगे। फिर हम जितने हमारे PYQs हुए हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने प्रश्न आए हैं
उन सारे प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। और जो हमारे असर्शन और रीजन वाले प्रश्न होते हैं, अभिकथन और कारण वाले जो प्रश्न हैं, उनको हम कुछ बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, क्या कुछ अलग टेक्निक है उनको सॉल्व करने की। और सबसे ज्यादा समस्या आप सभी को उसी में आती है, तो कैसे उन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे इस पर भी हम बात करेंगे। और सॉल्व करते टाइम ये भी ध्यान रखेंगे कि इन प्रश्नों को सॉल्व करते समय हमको किन चीजों का ध्यान रखना है। तो इस प्रकार हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। बाकी आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो एक एक चीज को एकदम बेहतरीन तरीके से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। और चूंकि विकास सर यहीं पर हैं, तो एक और कोर्स इसके बाद हम लोग चूंकि एमए इंग्लिश की तरफ जाने वाले थे, लेकिन मैं पहले यहां पर एलएलबी कोर्स को डिस्कस कर लेना चाहूंगा। एलएलबी कोर्स के लिए मैं अगर बताऊं सर, जो पिछले दिनों में उम्मीद बैच की जो डिमांड थी वो एलएलबी कोर्स के लिए बहुत ज्यादा, चूंकि एलएलबी में क्या है ना सर कि सिलेबस तरीके से डिफाइंड नहीं है, मतलब डिफाइंड तो है, प्रॉपर टॉपिक्स भी दिए गए हैं, लेकिन फिर ऐसा हो जाता है कि समझ में नहीं आता इसको कहां तक पढ़ें, कितना पढ़ें। अब जनरलाइज्ड वे में अगर हिंदी की ही बात करूं मैं, तो दे तो दिया सारा टॉपिक वो, लेकिन अब उसमें हाँ वो डेप्थ क्या होगी, कहां तक पढ़ना है, ये चीज नहीं समझ में आता है। अब जैसे पॉलिटिकल साइंस होगा, हिस्ट्री होगा, तो वहां पर हमारे पास है कि हाँ ठीक है ये सिलेबस है, वहां से चीजें देख सकते हैं। लेकिन यहां पर जो एलएलबी में बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो चूंकि विकास सर यहीं पर हैं, तो एलएलबी कोर्स में कई सारे सब्जेक्ट हैं। जैसे लैंग्वेज में बात करें तो हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक अटेम्प्ट करना होगा, उसके बाद आपके मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और कंप्यूटर, ये सारे सब्जेक्ट आते हैं। एलएलबी और एमबीए दोनों जगहों पे ये बातें आती हैं, कोई अलग नहीं है कि एमबीए अलग हो जाएगा, एलएलबी अलग हो जाएगा, ऐसा कुछ अलग नहीं है इसमें, सेम ही है। तो एलएलबी में जो हिंदी का पोर्शन होगा, हिंदी सब्जेक्ट का, वो जो है वो विकास सर यहां पर डील कर रहे होंगे। चूंकि यहां पर नंबर ऑफ सब्जेक्ट ज्यादा हैं, तो आपको हर एक सब्जेक्ट की जो है वो अलग अलग क्लासेस जो होंगी वो यहां पर देखने को मिलेंगी। तो सर एलएलबी में हिंदी के सिलेबस को लेके क्या बातें हैं, क्या डेप्थ होता है, क्या जो यूजी के लेवल बच्चे पढ़े होते हैं उतना सफिशिएंट होता है, या ऐसा होता है कि उसमें डेप्थ ज्यादा है, ग्रामर के पोर्शंस की जो है वो क्या डेप्थ है, किस तरीके क्वेश्चंस रहते हैं उसमें। देखिए यूजी में अगर आपने ढंग से पढ़ा है, अब जब मैं ढंग से बोल रहा हूँ तो ढंग से का मतलब ढंग से है, अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो वो प्रश्न आप आराम से उनको सॉल्व कर सकते हो, और ढंग से पढ़ते हैं नहीं तो यही समस्या पैदा होती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो सिलेबस मैंने देखा हुआ है जो उन्होंने मेंशन किया है, तो एनटीए के साथ एक समस्या है कि जब एनटीए यूजी का पेपर ले रहा है तो वहां पर भी उन्होंने लैंग्वेज जो हिंदी है या फिर इंग्लिश है उसको बताया ही नहीं कि लैंग्वेज में क्या पूछेंगे। कोई भी आपका सिर्फ सिलेबस दे दिया, 3-4 टॉपिक दे दी और प्रश्न कहीं से भी पूछ रहे हैं। तो यहां पर हमारा पढ़ने का तरीका यही रहेगा, सेम आपके एलएलबी के साथ है, सेम आपके एमबीए के साथ है। सिलेबस इन्होंने जो मेंशन किया है वो सिलेबस तो हम देखेंगे, उसको तो छोड़ ही नहीं सकते, और सिलेबस के अलावा प्रश्न ये सिलेबस से तो आते ही नहीं, एनटीए के तो आपको हालत पता ही है। तो हम जब हिंदी पढ़ रहे होंगे, क्योंकि एमए में तो हिंदी साहित्य यानी हिंदी लिटरेचर है, पर यूजी और एलएलबी और एमबीए में जो वो हिंदी लैंग्वेज है, और जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसमें हमारा ग्रामर पोर्शन होता है और फिर साथ ही साथ हमारा भाषा वाला जो पोर्शन होता है। तो हम एकदम शुरुआत से बेसिक से पढ़ना शुरू करेंगे कि हिंदी भाषा क्या होती है, भाषा कहते किसे हैं, भाषा की शुरुआत कहाँ से होती है, और इस प्रकार हम आगे बढ़ते बढ़ते हमारा ग्रामर का हर एक टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो जो प्रश्नों की डेप्थ है वो हम जो यहाँ पर पढ़ेंगे उससे 1 इंच भी इधर उधर जाने वाली है नहीं, इवन हम और ज्यादा डेप्थ में पढ़ लेंगे, प्रश्न उतनी डेप्थ में आपसे पूछे नहीं जाए। सेंटीमीटर भी इधर उधर नहीं होने देंगे, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखिए, जो हम पढ़ेंगे पेपर में आपके सब कुछ पहले से वो पढ़ा हुआ आएगा, इवन आप ज्यादा पढ़ के गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मौज मस्ती के साथ। और क्लास में जब हम पढ़ते हैं तो मस्ती का माहौल तो रहता ही है, एक दूसरे के मजे लेते हैं, और मजे मजे में कब हमने चीजों को पढ़ लिया, इतने कठिन कॉन्सेप्ट जो आज तक नहीं समझ में आए थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बताता हूँ, जैसे संधि हम जब पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा अगर स्टूडेंट को समस्या होती है ग्रामर के पोर्शन वो संधि में होती है, और जब हम संधि पढ़ेंगे तो हम मस्त गानों के साथ संधि पढ़ेंगे, आपको एक गाना याद कराएंगे, आपको एक कविता याद कराएंगे, और उस कविता में पूरी संधि आपकी कवर हो जाएगी। तो हम पढ़ने के तरीके को जो जितना कठिन है उसको उतना ही सरल बना देंगे, तो आप भूलोगे ही नहीं। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे तो समस्या एकदम बिल्कुल आने वाली है नहीं, मजा आ जाएगा पढ़ के, पूरा कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर रहेगा, फिर प्रश्नों को करेंगे, भाई हमारा तरीका रहेगा। तो कहीं पर भी गलती की या फिर कुछ कमी रहने की कोई गुंजाइश रहने वाली है नहीं, ठीक है। तो हम सीधे उम्मीद बैच में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। तो एलएलबी में हिंदी की बातचीत हो गई, तो हिंदी सब तो नहीं करेंगे, कुछ लोग हिंदी करेंगे, कुछ लोग इंग्लिश करेंगे। तो अब जो दूसरा लैंग्वेज होगा वो आपका होगा यहाँ पर इंग्लिश, और इंग्लिश के लिए जो होंगी वो आपकी होंगी मुस्कान मैम, और वो यहाँ पर आपके इंग्लिश के कंटेंट्स को कवर करेंगे। तो आइए मैम, और
इंग्लिश में किस तरीके से बच्चों को दिक्कतें आती हैं, क्या दिक्कतें बेसिकली बच्चे एलएलबी एमबी के कोर्स में फेस करते हैं और उसमें आपका क्या सलूशन होगा, आपका क्या योगदान होगा, वो बताइए। थैंक यू सर। गुड इवनिंग एवरीवन। सो सबसे पहले तो इंग्लिश का नाम सुनते ही आप लोग डरते हैं कि इंग्लिश होता है डिफ़िकल्ट होता है, तो ज़्यादातर आपको लगता है कि स्कूल में हम वीक हैं तो यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, ऐसा आपका माइंडसेट टेम्परामेंट बना होता है। तो उस टेम्परामेंट को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। क्लियर। और आपको पता है लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस, स्पेशली इंग्लिश की बात करूँ तो आपके डेली लाइफ में भी इसका कितना ज़्यादा यूज़ है आप सभी को पता है। तो सीखने की बात किया जाए तो बेसिकली 3 चीज़ें हम कवर करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ग्रामर हो गया, आपका आरसी हो गया, और वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग को हम क्या बोलते हैं, वोकैबुलरी बोलते हैं। ठीक है। और इसके लिए हम बेस बनाएंगे आपके पीवाईक्यू को। तो ग्रामर जिन बच्चों ने, जिनको भूल गया है, जो कॉलेज के टाइम पे भूल गए हैं, स्कूल लेवल पे पढ़ा था, फिर बीच में जाहिर सी बात है चीज़ें छूट जाती हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे। नंबर 1 पॉइंट कि हम रिकॉल करेंगे तो सारी चीज़ें धीरे धीरे हमें याद आ जाएंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको कॉम्पिटिशन से जोड़ेंगे। कॉम्पिटिशन से कैसे उसको ऐड करके देखेंगे, पीवाईक्यू के थ्रू। ठीक है। और उसके बाद उन्हीं पे बेस्ड बहुत सारे हम आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करा देंगे। अब देखिए ये तो बेसिक बात हो गई, थ्योरेटिकल बात हो गई, फिलोसफिकल बात हो गई। और जब इनको प्रैक्टिकल वे में, जैसे मैंने आपको कोई थ्योरी पढ़ाया, फॉर एग्जांपल मैंने एक चैप्टर पढ़ा दिया आपको आर्टिकल, तो कहेंगे कि आर्टिकल से क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है क्वेश्चन। तो आर्टिकल में मान लीजिए आर्टिकल का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए आता है, तो ये हमेशा नाउन के आसपास आता है। नाउन के लिए आर्टिकल का यूज़ होता है। तो फिलर्स के क्वेश्चन को करने में आपको आसानी होगी। तो ऐसे बहुत सारे ब्रेन वेव, जिसको हम बोलते हैं तरकीब, सूझ हम अपनाएंगे जब क्लास में आपको पढ़ाएंगे। तो पहला पॉइंट। उसके अलावा थ्योरी को अप्लाई करना क्वेश्चंस पे, ये सारी बातों पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपकी प्रैक्टिस। तो क्वेश्चंस की खूब सारी हम प्रैक्टिस करेंगे, डर को हटाएंगे, थ्योरी को अच्छे से समझेंगे, कॉन्सेप्ट यानी बेसिक लेवल पे जाकर चीज़ों को धीरे धीरे उसको ग्रेजुअली अंडरस्टैंड करेंगे। और लैंग्वेज एक दिन में नहीं सीखा जाता है, इसके लिए आपको पेशेंस की ज़रूरत होती है। लेकिन मैम पेशेंस बस फरवरी मार्च तक का ही ना, क्योंकि हाँ, तो ऐसा ना हो कि सीखते सीखते कहते हैं कि नहीं हम अगले दिसंबर तक सीखेंगे। नहीं, तो सीख जाना, फरवरी मार्च तक ही सीख जाना, उससे लेट नहीं करना है। तो क्लास में आपको पेशेंस रखना होगा। एट द सेम टाइम थोड़ा अवेयर रहिए कि मैम पढ़ा रही है तो ये नहीं साइड में आप दूसरी चीज़ों के बारे में सोचते रहें। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, थोड़ा अटेंशन पे करेंगे, हिट पे करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने कहा पे हिट इन द क्लास, तो इसका मतलब हिट वर्ड का मतलब होता है पे अटेंशन, पे केयर। तो कुछ बोलूंगी तो उससे भी सीखना है। मैम मुझे लगा शायद मैम ने गलती से बोल दिया पे हिट, लेकिन इसका मतलब था हिट वर्ड। अच्छा हिट। हाँ, तो मैंने कहा बी हिटफुल, इसका मतलब है बी केयरफुल, बी वॉचफुल। मैं भी तो इंग्लिश सिखाएंगे ऐसे। हो सकता है मैं अगले 6-7 सालों में 10 सालों में इंग्लिश सीख पाऊँ, लेकिन मुश्किल ही मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी जो इन्होंने बोल दिया वहीं से मेरा अभी तक मैं से कॉन्फिडेंस आ ही रहा था कि वो खत्म हो गया मेरा। इन्होंने भी जो बोला ना पे हिट में, हाँ पे हिट, HEET। तो ये आप ही लोग समझे भैया, मैं तो समझे पहले पे हीट बोल रही हैं, इन्होंने हीट नहीं हिट बोली। छोड़ी जाने दीजिए मैम। ठीक है, आप क्लासेस में बच्चों को समझाइएगा, अभी हमको समझाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं बहुत खराब स्टूडेंट हूँ इंग्लिश का। चलिए, अरे जैसे मैं नहीं जानता हूँ वैसे आप भी नहीं जानते, तो शांत रहिए, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए उसको। इसके बाद हम लोग यहाँ पर एलएलबी में अगला जो पोर्शन है वो आपको हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा एलएलबी में यही होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन तो डिसाइडेड नहीं है कि मैथ से कितना, रीजनिंग से कितना। तो क्या है कि रीजनिंग ऐसा होता है कि बच्चे बड़े खुश होते हैं रीजनिंग क्वेश्चन ज़्यादा हो जाए, लेकिन मैथ्स के क्वेश्चंस ही ज़्यादा हो जाते हैं और वही प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो मैथ्स के लिए आपके पास होंगे शुभम सर, बहुत ही अच्छी तरीके से आप जान रहे होंगे। तो शुभम सर जो है वो मैथ्स के पोर्शन को यहाँ पर डील करेंगे। सर वही सबसे बड़ी समस्या, नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो पता है नहीं, ज़्यादा आ जाते, बच्चे मनाते रहते हैं एकदम कि किसी भगवान करे किस तरीके से मैथ्स का क्वेश्चन मिनिमम आ जाए, जो कि मिलता नहीं सर। और ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जो आप सोचोगे वही नहीं होगा आपके पेपर में, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो आप छोड़ के जाएंगे वही आएगा आपके पेपर में। तो इसीलिए सर मैथ्स में कितने टॉपिक्स कवर करें, कैसे करेंगे, किस डेप्थ तक पढ़ेंगे, कैसे वो लिमिट कहाँ तक सेट हो जाएगी वो। सबसे पहले तो धन्यवाद सर, और सबका वेलकम है मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो जैसे कि सर बता रहे हैं कि मैथ्स जो है कि सबसे डरावना फैक्टर है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो LLB हो चाहे MBA। और सबसे बड़ी बात है कि आपका सिलेबस बड़ा अनडिफाइंड सा है,
अनडिफाइंड से सर कि जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स की बात करें तो उसमें हमें मिलता है सर, अगर आप पढ़ेंगे कभी तो उसमें मैथ्स आपका जो क्वांटिटेटिव पार्ट्स है वो तो रहेगा ही, जो आपका अर्थमेटिक वाला है, उसके साथ साथ एडवांस भी पूछा जा रहा है। एलएलबी की बात मैं कर रहा हूँ अभी, एलएलबी में एडवांस में ज्योमेट्री भी पूछा जा रहा है। आपसे अगर पूछा जाए तो सर कुछ सेट्स एंड थ्योरी के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपने समुच्चय पढ़ा होगा कभी 11th-12th में, वो पूछा जा रहा है। उसके बाद आपसे और भी शेयर एंड टैक्सेस, जो आजकल आप लोग ट्रेडिंग वेडिंग करते हैं शेयर वेयर, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो अनट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, जो कभी आपने सुना नहीं है, वो थोड़े से अलग से टॉपिक हैं। शेयर से रिलेटेड क्वेश्चन? जी सर, शेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एलएलबी में। अच्छा। और एमबीए में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन शेयर वाला। और उसके बाद सबसे भयंकर टॉपिक एमबीए के लिए जो होता है सर डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। ये अलग चलेगा, मतलब ऐसा है कि एलएलबी के लिए जो कॉमन होंगे, हाँ, सर एलएलबी एमबीए के साथ में रहेंगे और एमबीए के जो सेपरेट चीजें वो अलग रहेंगे। जैसे हमने कहा कि जो हमारे कॉमन पार्ट्स से पहले हम उनको कवर करेंगे। हाँ। और बीच बीच में जैसे डीआई का पार्ट्स होता है, ये हम लोग पूरा सोच रहे हैं कि पूरा बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, इनके लिए 2-2, 3-3 घंटे का लॉन्ग ड्यूरेशन क्लासेस जाएंगे। हाँ। जैसे मैराथन टाइप का रहेगा तो एक बार में डीआई क्लियर हो जाए थोड़ी। और फिर उसके बाद पीवाईक्यू के भी जितने भी क्वेश्चन है वो तो सर ने बता ही दिया कैसे आएगा पीवाईक्यू, किस फॉर्म में आएगा। मैथ्स का कॉन्सेप्ट अलग है भाई, मैथ्स में ऐसा नहीं सीधे पीवाईक्यू करवाएंगे। हाँ। पहले बेसिक क्वेश्चन तो सर को कराना ही पड़ेगा। जब हम पीवाईक्यू करा देंगे तो तुम्हारे यहाँ से बाउंस करके चला जाएगा, फिर क्या होगा? बेसिक कराएंगे तब पीवाईक्यूज तक लेकर आएंगे। तो वो तो ऑब्वियस है, मैंने पहले ही कहा कि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चीजें वेरी कर सकती हैं, वो करेंगी, और जहां पर जो उस सब्जेक्ट की डिमांड होगी वो सर ऐड ऑन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। बाकी की चीजें के लिए हम लोग क्लास में मिलते हैं, और तब तक के लिए आप सभी सर मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे बड़ी प्रॉब्लम एलएलबी कोर्स के लिए सबसे ज्यादा डिमांड थी उम्मीद बैच की, और उसमें भी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मैथ्स को लेकर है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम। अब कल से हम लोग 20 से सर आप तो एक्साइटेड हो गए कल से ही, मतलब आने वाले कल से जो हमारा आने वाला है उसमें हम लोग आराम से सब करेंगे। ठीक है सर, ठीक है, करिए आप अगले सर आ जाएगा। थैंक यू सो मच। तो इसके बाद जो इसका पोर्शन होता है रीजनिंग का, रीजनिंग जो है वो ऋषभ सर ही डील करने वाले हैं, और उसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता हूं। और ऐसा है कि ऋषभ सर अभी तो अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, तो मैं उनसे भी आपको मुलाकात नहीं करा सकता हूं, लेकिन ऋषभ सर को आप बहुत ही अच्छे से जान ही रहे हो, सब कुछ देखे हो, तो उसमें क्या ही बताना है। जीके जीएस आपको पता है कि उसकी क्लासेस आपकी चल भी रही हैं करंट अफेयर के थ्रू, तो जीके जीएस जो है वो सूरज सर आपका पूरा डील करेंगे। तो चूंकि अभी जो है वो सूरज सर के छोटी बहन के भी शादी है, तो इसलिए वो चूंकि भाई के फर्ज में है, तो उनको जो है वो इस समय भी बिजी है अपने घर के कार्यक्रमों में। जैसे ही वहां से फ्री होंगे, आपकी क्लासेस जो होंगी वो दोबारा से जो है वो शुरू हो जाएंगी, इसीलिए अभी करंट अफेयर की भी जो क्लासेस हैं जो वो नहीं चल पा रही हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम लोग बातचीत करेंगे एलएलबी एमबीए के कोर्सेज के बाद, तो हम लोग यहां पर चलेंगे एमए के कोर्सेज में, हम लोग वापस से आते हैं। तो हम लोगों ने हिस्ट्री और पॉलिटी की बात किया था, इसके बाद मैं एमए ज्योग्राफी की बातचीत करना चाहूंगा। तो एमए और एमएससी ज्योग्राफी का एक ही एंट्रेंस एग्जाम होता है यहां पर। तो एमए ज्योग्राफी के लिए हमारे पास होंगे शिव मोहन सर। यूजी में जो है वो ज्योग्राफी बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा के उन्होंने संन्यास ले लिया, वहां से वापस आ सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, हो सकता है क्रैश कोर्स में दिख जाए, कहीं दिख जाए। लेकिन यह है कि अभी फिलहाल वो यूजी की ज्योग्राफी से ब्रेक लेकर पीजी के बच्चों को यहां पर हेल्प करने के लिए आ गए हैं। बाकी यूजी में उन्होंने लीगल को पकड़ा हुआ है, तो देखिए डाइवर्सिटी आप देख सकते हैं किस तरीके से सर इधर उधर है। आइए सर, और इस कोर्स के बारे में सारी बातचीत आपकी अपनी होगी, मेरी तरफ से मैं इसमें क्या ही बोलूंगा। तो ज्योग्राफी यूजी के बच्चे इनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लीगल और ज्योग्राफी दोनों के लिए। फिलहाल ज्योग्राफी से उन्होंने ब्रेक लिया है, तो अब पीजी वाले बच्चों को कंप्लीटली डेडिकेटेड ये जो है वो यहां पर तैयार कराने वाले हैं। तो सिर्फ किस तरीके से आप क्या करने वाले हैं, क्या ज्योग्राफिक कोर्स में कैसे क्या डील करेंगे, वो बताइए सर। सबसे खास बात ये है कि जब सीयूटी शुरुआत हुई थी, तो जो फर्स्ट बैच के जो हमारे बच्चे थे यूजी में, इस बार उनको सौभाग्य फिर से मिला है पीजी के लिए पढ़ने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा खुश भी हैं, क्योंकि एक ट्यूनिंग बनी हुई है। और हम लोग यूजी के कोर्सेज में बहुत सारे क्लासेस, पीजी में भी कुछ क्लासेज इन्होंने मेरा देखा ही होगा। ये सर वीडियोस तो गए ही आपके, वीडियोज गए ही हैं। तो पीजी के कोर्सेज में थोड़ी सी चीज़ें हैं कि ये इसका जो सिलेबस जो है वो थोड़ी लेंदी कर दिया गया है, और इसके जो क्वेश्चन पूछने के तरीके हैं वो थोड़े बदलाव किए गए हैं। यूजी में होता है कि आपके सिलेबस छोटे हैं और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आप सारे क्वेश्चन को कर लेते हैं। पीजी में आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से होनी चाहिए। खास करके इसके 3 यूनिट मेजर हैं, एक फिजिकल ज्योग्राफी जो वर्ल्ड और इंडिया दोनों के कंटेक्स्ट में होंगे, एक ह्यूमन ज्योग्राफी, और एक है ज्योग्राफिकल टेक्निक्स, जहां पर आप प्रैक्टिकल की चीज़ों को पढ़ते हो, ज्योग्राफी प्रैक्टिकल पढ़ते हैं।
अब ये सबसे कमजोर पक्ष आपका है, क्योंकि किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जहां ये कोर्स चलते भी हैं, ये अगर सब्जेक्ट पढ़ाया भी जाता है तो सबसे ज़्यादा इग्नोर होती है क्लासेज इसकी। तो जो ज्योग्राफी प्रैक्टिकल की आपकी क्लासेज हैं वहाँ से इस बार प्रश्न बहुत ज़्यादा देखने को मिले। जो ह्यूमन ज्योग्राफी आपके हैं वहाँ से आपको जो है थॉट से, मॉडल से आपको क्वेश्चन देखने को ज़्यादा मिले हैं। तो इसमें ये चीज़ें जो है सबसे पहले जो है आपको अपनी कंप्लीट करनी। फिजिकल ज्योग्राफी तो आपने कहीं से भी पढ़ा होगा, बहुत सारे बुक से पढ़े होंगे, आपने एकेडमिक लाइफ में भी पढ़ा होगा, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है आप अभी तक 400 ये मेगापिक्सल से लेकर के 4000 मेगापिक्सल आप जो है कैमरे यूज करने लगे, लेकिन उस मेगापिक्सल्स को किस तरह से यूज है, यूटिलाइज है, उसका मतलब क्या है, ये हम लोग जो है रिमोट सेंसिंग के अंदर देखेंगे। और जितने तरीके के सर्वेइंग हैं, जितने तरीके के मैप प्रोजेक्शंस हैं, ये सारी टेक्निक्स को एक एक बारीक के साथ हम करेंगे ताकि एग्जाम में आपके कोई क्वेश्चन जो है वह छूटे नहीं। तो हमारी क्लासेस जब भी आपको ये लगेगी तो बाकी सारी बातें जब हम लोग क्लास में मिल करके करेंगे, बाकी जो है बातें और हमारी जो होगी आपके साथ इंटरेक्शन होंगे क्लास में। बिल्कुल सर, आज ही है जो मैं दिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं फिर से बोल रहा हूँ। बाकी इस चैनल पे मैं आपको फॉर्म भराते ही दिखूंगा कि ये वाली नोटिफिकेशन आ गई, वाली नोटिफिकेशन आ गई। बाकी एमए ज्योग्राफी के किसी भी एक वीडियो में मैं नहीं दिखाई दूंगा। तो आज मुझे आप देख लीजिए, इनसे आज थोड़ी देर ही मुलाकात करिए, बाकी आगे सर से ही आप मुलाकात करेंगे, इन्हीं को देखेंगे, इन्हीं से पढ़ेंगे आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इसके बाद लैंग्वेज में वापस से आए हम लोग। हिंदी हो गया था हमारा, दो और हम ऑफर करते हैं, एमए इंग्लिश और एमए संस्कृत। तो अब मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा एमए इंग्लिश के लिए सलोनी मैम को। तो आइए मैम, और ये बताइए कि एमए इंग्लिश में, चूँकि जो मैं जानता हूँ, जितना मैंने कुछ थोड़ा बहुत देखा है, यही क्लासेस पीडीएफ और शेड्यूल इन्हीं सब के थ्रू ही जान पाया हूँ कि बड़ा ब्रॉड सिलेबस है, ऐसा मैं सुना हूँ और ऐसा मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है कि डेप्थ बहुत ज़्यादा है और किस में कितना टाइम इन्वेस्ट करना है, कितना देखना है, कितना पढ़ना है, वो चीज़ें जो है वो समझ में नहीं आती हैं। तो आप किस तरीके से जो है वो ये जो प्रॉब्लम है, चूंकि अब ये तो बच्चों के एंड की प्रॉब्लम हो गई, उसको आप किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करेंगे और आपका क्या अप्रोच होने वाला है वो बताइए। हिंदी में थोड़ा एक्सप्लेन करेगा ताकि मैं समझूँ, ठीक है? So we all know the previous year question paper, the role of the previous. Okay, so the role of the previous year question paper in CUET is crucial. Okay, बहुत important है previous year question paper का role हमारे particular CUET में। and in this class ये जो हमारा सेशन हो रहा है, इस सेशन में पहले तो हम previous year question को देखेंगे। previous year question को हम डिटेल एनालिसिस करेंगे कि उसमें एक डिटेल अप्रोच के थ्रू जाएंगे विद अलॉन्ग विद द टॉपिक। एक टॉपिक के अंदर कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, और नॉट ओनली द CUET, सिर्फ CUET पे नहीं जाएंगे, JNU, BHU, DU इन सब के क्वेश्चन के साथ टॉपिक के साथ बढ़ेंगे और जैसे एक नया अप्रोच हम गेन करेंगे और हमें ये भी पता चलेगा कि एग्ज़ाम में हमें विद द ऑप्शंस कैसे किसी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। ठीक है, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे करना है विद द अलॉन्ग विद द ऑप्शंस। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो ये रहा हमारे इंग्लिश की बातचीत, और एमए इंग्लिश के बाद मैं अगले कोर्स की तरफ चलूं जिसमें मैं अब पहले एमकॉम की बातचीत करूंगा। तो उससे पहले मैं जो है वो बीच में ऋषभ सर को बुलाना चाहूँगा, क्योंकि ऋषभ सर अचानक से अवेलेबल हो गए हैं। तो अभी तक तो ये गायब थे, लेकिन LLB वाले बच्चे जो रीजनिंग की बातचीत थी तो मैंने वैसे ही जनरल इंट्रोडक्शन कर लिया भाई कि हाँ ऋषभ सर रहेंगे रीजनिंग में। तो ऋषभ सर जो है वो, चूंकि ये तो आपके पीजी एग्जाम, जैसे मैंने बताया कि मुझे आप नहीं देखेंगे, मुझे सिर्फ आप नोटिफिकेशंस में देखेंगे कि आपके कोई एग्जाम की नोटिफिकेशन आई, फॉर्म भरने की बात आई, तब मैं दिखूंगा, लेकिन सर तो पढ़ाते हुए भी दिखेंगे। तो सर बच्चों को कुछ मोटिवेशन, कुछ गाइड, और ये उम्मीद बैच इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में थोड़ा डील करें। वो मैंने मार्क किया खुद को। ओके, चलिए, थैंक यू सर। क्या हाल चाल है क्रांतिकारियों आप लोग का? हम सुन रहे थे पीछे से, लेकिन अच्छा लग रहा है कि आप लोग जुड़े हुए हैं। और एक बात जो हमेशा आप ध्यान रखना है, बाकी सारी बातें तो आपके साथ हो गई, कि पीजी में एडमिशन लेने का अर्थ ये होता है
कि आप हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। जहाँ तक यूजी है, यूजी के बाद कई तरह के रास्ते खुलते हैं, आपको वैभव सर बता भी रहे थे, डिटेल से बता रहे थे कि कई तरह के रास्ते उसके बाद खुल जाते हैं। किसी लोग जनरल कंपटीशन की तरफ बढ़ जाता है, कोई यूपीएससी बीपीएससी की तरफ बढ़ जाता है। जो पीजी कर रहे होते हैं उनका एक मोटिव ये होता है कि बाबू हम बढ़ रहे हैं तो हायर एजुकेशन की तरफ, और हायर एजुकेशन एक ऐसा पार्ट है आपके कैरियर का, आपके जीवन का। अगर आप चूज करते हैं मतलब आपका फुल डेडिकेशन अब आप जीवन भर पढ़ाई को देने वाले हैं। ये साधारण काम नहीं है कि आप पीजी बस ले लीजिए और उसके बाद बस आप छोड़ दीजिए, तो उसका कोई मीन्स नहीं बनेगा। पीजी का मीन्स तब बनता है जब आप ये सोच के उसमें एडमिशन लेते हैं कि अब हमारे जीवन का जो अगला सफ़र है वो इसी विषय के साथ चलने वाला है। जिस सब्जेक्ट में आप कर रहे हो, चाहे आप कॉमर्स में हो, चाहे आप एलएलबी के साथ हो, चाहे आप किसी अदर सब्जेक्ट के साथ आप एमए का कोर्स करना चाह रहे हैं, तो इस कारण बहुत सोचने के बाद, बहुत समझने के बाद ही पीजी में एडमिशन लीजिए। पहली बात तो ये, अगर आप बस ये हंसी मजाक में सोच रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। दूसरी बात जो मैं आपको अभी बस बताना चाह रहा हूँ, उसके बाद एमकॉम का इंट्रोडक्शन चलेगा, वो ये है कि ये जो हायर एजुकेशन शब्द का हम इस्तेमाल किए, इसका अर्थ ये होता है कि अब आप जिस सब्जेक्ट से पीजी कर रहे हैं, एलएलबी को अगर हम सर छोड़ दें तो बाकी सभी सब्जेक्ट में आगे आपका सामना होने वाला है फर्स्ट ईयर समाप्त होने के बाद नेट और जेआरएफ के एग्जामिनेशन का। नेट और जेआरएफ, अभी आप ये शब्द सुन ले रहे हैं, आगे आप 6 महीने बाद बहुत फेमिलियर इन दोनों से हो जाएंगे। मतलब अगर आप जिस सब्जेक्ट के साथ पीजी कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में ये क्वालिफाई होना तो बहुत ज़रूरी है, और अगर आप ये क्वालिफाई हो जाते हैं तब फिर एक तरह से भारत सरकार भी मान लेती है कि अब आप इस सब्जेक्ट के पारंगत हो चुके हैं। मतलब आप पीजी का एग्जामिनेशन फुल डेडिकेशन के साथ देने का प्रयास करिए, क्योंकि यह सब्जेक्ट में आप आगे चल के देश के प्रतिष्ठित उन विद्वानों में शामिल होने वाले हैं जो कि आपके देश के कुल आबादी के 0.0000001% में शामिल हो जाएंगे। सोच लीजिए आप कहाँ पे जा रहे हैं। मतलब अपने लक्ष्य को ऊंचा करिए कि जो आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं वह कोई साधारण एग्जामिनेशन नहीं है। जो आप पढ़ाई करने जा रहे हैं वो साधारण पढ़ाई नहीं है, आप असाधारण काम करने जा रहे हैं। इस कारण आपकी मेहनत भी असाधारण होनी चाहिए, बाकियों से बहुत ऊंचा और बाकियों से बहुत अलग होनी चाहिए। तो ये दोनों बात आपको अपने दिमाग में रखना है, उसके बाद ही आपको इस क्षेत्र में कदम रखना है। ठीक, बाकी आगे किनका इंट्रोडक्शन है सर? सर एमकॉम के लिए कराना है। एमकॉम के लिए, तो बाकी एमकॉम का इंट्रोडक्शन सर के साथ करिए। हम अभी आपको मिलते हैं, लास्ट में आपको बताएंगे हायर एजुकेशन में जब आप आएंगे उसके बाद आप किस सेक्टर की ओर बढ़ेंगे। चलिए, तो एमकॉम के लिए आपके पास यहाँ पर 3 टीचर्स होंगे, जिसमें एक आदित्य सर, विशाल सर और अर्चना मैम। तो 3 लोग आपके यहाँ पर इस पूरे एमकॉम के सिलेबस को डील कर रहे होंगे। तो मैं बुलाना चाहूँगा, अभी फिलहाल आदित्य सर अवेलेबल नहीं है, लेकिन विशाल सर और अर्चना मैम अवेलेबल हैं। तो मैं सर और मैम ये बताइए कि एमकॉम को लेकर जो है वो किस तरीके की समस्याएं हैं। चूँकि हम बाकी किसी सब्जेक्ट में होता है कि मुझे नॉलेज होती है कि हाँ समस्याएं क्या चल रही हैं, एमकॉम को लेकर मुझे क्लैरिटी है नहीं कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं और उनको सोल्यूशन कैसे आप देने यहाँ वाले हैं। तो एमकॉम में अगर बात किया जाए तो सिलेबस तो डिफाइन है पूरा, है ना। 24 सब्जेक्ट में एमकॉम को बाई फारगेट किया गया है, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके वेटेज बहुत ज़्यादा है ना, कि मैक्सिमम क्वेश्चन 7 क्वेश्चन इवन 8 क्वेश्चन तक आते हैं। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया, एक भी बार क्वेश्चन नहीं पूछा गया। लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी ये रहेगी, सिलेबस में डिफाइंड, हाँ 24 सब्जेक्ट जो है सिलेबस में पूरी तरीके से डिफाइंड है, और कुछ क्वेश्चन से भर के क्वेश्चन आए हैं कुछ यूनिट से, और कुछ यूनिट ऐसे जहाँ से क्वेश्चन 1-2 आए, कुछ से आए भी नहीं है। लेकिन हम लोग ये भाई किस यूनिट से पूछ दे कोई नहीं जानता है। जैसे एक सब्जेक्ट हुआ करता था सर ऑफिस मैनेजमेंट, वहाँ से पिछले 2 साल से क्वेश्चन नहीं आता था, एक बार 1 क्वेश्चन आया था, लेकिन अभी रिसेंट 2024 में 4 क्वेश्चन पूछ दिया। अच्छा, हाँ, तो हमको क्या करना, कुछ छोड़ना, एनटीए कोई भरोसा नहीं है। एनटीए का कोई भरोसा नहीं है। तो हमें क्या करना है कि सारे सब्जेक्ट को हम लोग देखते चलेंगे, जिसका वेटेज ज़्यादा है उस पर ज़्यादा समय लगाएंगे, जिसका वेटेज कम है उसको भी हम एक नज़र देखते हुए सही तरीके से चलेंगे। और उसके जो भी PYQ आए हुए हैं सारे PYQ को हम लोगों ने एनालाइज किया, इकट्ठा करके रखे हुए हैं,
सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, तो उन PYQ का भी पूरे अच्छे तरीके से विश्लेषण करेंगे ताकि आइडिया लग सके कि हमें करना क्या है ना, हम पढ़ के आ रहे हैं क्या, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या। और साथ ही साथ कुछ एक्सपेक्टेड MCQ जो कि जैसे NTA करा रहा है, तो डिफरेंट आपके लेवल से ऊपर UGC नेट के क्वेश्चंस हो गए, डिफरेंट सेट के हो गए, मतलब NTA जो एग्जाम कराता है आपके लेवल के ऊपर का, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपका इससे बेटर आपको प्लेटफॉर्म या कंटेंट या जो भी चीज़ें नहीं मिल सकते हैं, इसका हम भरोसा दिला सकते हैं आपको। सर इसमें क्या ऐसा भी है कि नेट के क्वेश्चंस कुछ रिपीट होते हैं? एग्जैक्टली रिपीट, पिछले साल ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखिए ये एक यहाँ पर एक नई बात ऐड, इसलिए मैं कहा था कोर्स टू कोर्स चीजें वैरी करेंगी कि नेट के क्वेश्चंस जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं, एज इट एज एकदम रिपीट होते हैं जैसे। लेकिन ये लोग ये फिल्टर नहीं कर सकते कौन से क्वेश्चंस करना है, कौन से क्वेश्चंस नहीं करना है। थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया दे दे कि UGC नेट का जो लेवल है 2021 के बाद से टफ हुआ है, तो ये क्या कर 2021 से पहले के क्वेश्चन को टच करता है NTA, है ना, क्योंकि ये सब है सर बहुत काम की बातें जो जनरली आपको नहीं पता चल पाता है। और ये आपकी तैयारी में कहने के लिए आपने एक स्टेटमेंट बोल दिया, लेकिन ये एक स्टेटमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगी इनकी तैयारी में। बिल्कुल, तो उसको कैसे करना है, कैसे टैकल करना है। और ऐप वाले अगर बच्चे होंगे तो कमेंट करके जरूर जाएंगे कि पिछले एक हफ्ते से लगातार हम क्वेश्चंस करा रहे हैं, और मार्केटिंग जैसे जो सब्जेक्ट है ना, कितना भी पढ़ लो क्वेश्चंस आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं, और उस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, पिछले एक हफ्ते से लगातार वही हम सिखा रहे थे। और काफ़ी सारे बच्चों को सर थिंकिंग एबिलिटी डेवलप हुई है कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हमने डायरेक्टली नहीं पढ़ा है, फिर भी हम लोग आंसर निकाल ले रहे हैं। तो इसका भी बेनिफिट आप लोग को MCQ PYQ जब करेंगे तो वो देखने को मिलेगा। मेथड ऑफ एलिमिनेशन की हम लोग बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। अब इतना काफ़ी है, बाकी का मैम थोड़ा सा आपको बताएंगी अपने सब्जेक्ट में मैम कैसे डील करेंगी। ओके, हेलो एवरीवन। सो मैं इकोनॉमिक्स का पोर्शन टच करने वाली हूँ, चाहे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो, मैक्रो हो, इंडियन की बात करेंगे, स्टैटिस्टिक एंड ट्रेड की बात करें, ये ढेर सारे जो पोर्शंस है वो मैं आपका क्लास लेने वाली हूँ। मेरा अप्रोच थोड़ा सा बहुत अलग रहेगा। जनरली क्या होता है ना, क्योंकि अगर आप पिछले साल के कुछ पेपर उठा के देखोगे तो जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन वो हमेशा टच होता है, सबसे कम जो टच होता है वो इंडियन इकोनॉमिक्स होता है, एंड ट्रेड से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन माइक्रो मैक्रो स्टैटिस्टिक के तो बहुत ज़्यादा पोर्शन है, आपको भी पता है अगर आप पेपर एनालिसिस किए हो। अगर नहीं किए हो तो डोंट वरी, वो हम करने वाले हैं। ऑलराइट, तो ये अप्रोच बहुत सिंपल रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि बहुत टू द पॉइंट शॉर्ट नोट्स आपको दे, एंड साथ साथ में PYQ कराते जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक टॉपिक पढ़ाया, उससे PYQ कराया, तो आपको एक अप्रोच क्लियर होगा कि एक्चुअली में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जनरली क्या है कि अभी ना थोड़ा सा लेवल अप हुआ, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछने लगा है, तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। विदाउट कॉन्सेप्ट आप नहीं कर सकते। तो वो चीज़ें हम क्लास में डिस्कस करेंगे, साथ साथ हम स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे कि कैसे एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे पोर्शन है, थ्योरेटिकल पोर्शन जो मेरे में है, एंड न्यूमेरिकल पोर्शन आपको आदित्य सर वाले सेक्शन में मिलेगा, अकाउंटेंसी के सेक्शन में मिलेगा, जैसे इकोनॉमिक्स का कुछ चीज़ें आपको बिजनेस में मिलेगा। तो हम कैसे सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट इंटर रिलेट करके आपको पढ़ाएंगे, कोऑर्डिनेट करके हम तीनों लोग चलेंगे। साथ ही आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे जो रिपीटेड हुए हैं वो भी बताते चलेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला। बस कॉमर्स में MCOM में इतना ही जानना है, बाकी चीज़ें हम क्लास में डिस्कस जरूर करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। तो इसके बाद जो है वो आपके पहले एक लैंग्वेज आपका बच जा रहा है, तो उसमें थोड़ी सी बातचीत हम लोग कर लेते हैं। MA संस्कृत के बारे में आपका जो है वो एक लैंग्वेज में हम लोग हिंदी इंग्लिश के अलावा संस्कृत भी ऑफर कर रहे होते हैं। तो MA संस्कृत को लेके आपने काफ़ी वीडियोस जो है वो CUT PG मालवीय एकेडमी के चैनल पे आप लोगों ने देखा भी होगा। तो आपके हैं भास्कर सर, जो कि आपके MA संस्कृत और B.Ed लैंग्वेज में, चूंकि हिंदी इंग्लिश और संस्कृत आता है, हिंदी के लिए आकांक्षा मैम, इंग्लिश के लिए मुस्कान मैम जिनसे आपने मिला, और संस्कृत के लिए जो होंगे वो हमारे पास जो होंगे वो भास्कर सर होंगे। तो सर किस तरीके से MA संस्कृत में और B.Ed लैंग्वेज में किस तरीके से संस्कृत के लिए आप बच्चों को तैयार करने वाले हैं, ये बताइए। महादेव आप सभी को। जो संस्कृत का एक ऐसा सिलेबस है जिसका कंटेंट मिल पाना जनरली वो बहुत कम ही होता है कि कंटेंट इसका संस्कृत का मिल पाता है, वो चाहे B.Ed लैंग्वेज के लिए हो या संस्कृत के लिए। तो सबसे बड़ी जो त्रासदी है संस्कृत के सब्जेक्ट में वो है कंटेंट को लेकर। कंटेंट आपको अच्छा कंटेंट इसमें आपको दिलाया जाएगा, और जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे हम लोगों को व्याकरण पढ़ना है, दर्शन पढ़ना है और साहित्य पढ़ना है, तो ये ऐसे सब्जेक्ट हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगते हैं हम लोगों को। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें चीज़ों को अच्छे से समरी यानी
जैसे हमें दार्शनिक बनना नहीं है, दर्शन तो आपके सब्जेक्ट में लगा हुआ है, 6 दर्शन है, नहीं 9 दर्शन है आपके, 6 आस्तिक और 3 नास्तिक, तो हमें दार्शनिक नहीं बनना है। बस हमें दर्शन से जैसे हम प्रश्न को हल कर पाएँ, यानी दर्शन से पूछे गए जो हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं हम वो कर पाएँ, हम इस हिसाब से दर्शन को पढ़ेंगे। और जो आपके व्याकरण है, व्याकरण से भी लोगों को डर लगता है संस्कृत में, तो ऐसा नहीं है कि व्याकरण बहुत कठिन है, बस हम लोगों को उस तरीके से कठिनतम तरीके से नहीं पढ़ना है, बल्कि व्याकरण को हमें बहुत ही सरलतम तरीके से पढ़ना है। तो व्याकरण में हमें व्याकरणिक बनना नहीं है, हमें आराम से और बहुत ही अच्छे तरीके से हमें व्याकरण को पढ़ना है। तो हम सभी टॉपिक को बहुत ही आराम से, बहुत ही इजीली तरीके से, मतलब सरलतम तरीके से पढ़ेंगे। तो संस्कृत सोचकर आप ये मत समझना कि बहुत कठिन होगा। संस्कृत अगर हमें अच्छे से सिस्टम से हम समझ रहे हैं ना, क्रम बाई क्रम चल रहे हैं, तो संस्कृत बहुत ही सरल सब्जेक्ट है। और आप ये भी देखोगे संस्कृत में सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं, आपके हाई स्कूल हो या फिर आपका कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपके संस्कृत में अच्छे नंबर आते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ होता है। मैं इस बात से एडमिट करूंगा, मैं क्लास 8 तक ही संस्कृत पढ़ा हूं, लेकिन ये है कि कहा जाता था कि संस्कृत में जो है वो आप मैथ्स के तरीके से, लेकिन ये भी आप बोले ना अच्छी बात है, हाईएस्ट नंबर आता है, मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं, लेकिन मिनिमम भी मिलता है। अगर आप गलती करने लगोगे, नहीं समझ में आता है तो मिनिमम भी मिलता है, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच आपका। तो इसके बाद जो है वो आपके बीएड के जो है वो हमारे कोर्सेज बचते हैं। तो मैंने बताया कि बीएड लैंग्वेज और बीएड ह्यूमैनिटीज हम यहाँ पर ऑफर करेंगे, और जिसमें आपको जैसा कि हमने पहले ही बताया कि बीएड लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ये हम यहाँ पर, चूंकि बीएड लैंग्वेज में यही 3 सब्जेक्ट हैं, तो हिंदी जो है वो आकांक्षा मैम डील करेंगी, बीएड अगर मैं बात करूं इंग्लिश के लिए मुस्कान मैम, और आपके संस्कृत के लिए भास्कर सर यहां पर डील करेंगे। इसके बाद मैं बात करूं बीएड ह्यूमैनिटीज में, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट यहां पर आते हैं। तो इन सभी सब्जेक्ट के डेडिकेटेड अलग अलग फैकल्टीज आपको मिलेंगे। जैसे पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको धर्मवीर सर, ज्योग्राफी के लिए आकाश सर, हिस्ट्री के लिए कुंदन सर होंगे, कॉमर्स इकोनॉमिक्स के लिए अर्चना मैम होंगी। तो इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको डेडिकेटेड अलग अलग फैकल्टीज जो है वो देखने के आपको यहां पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी बातचीत रहेगी। और अब धीरे धीरे जैसे ही 20 नवंबर से क्लासेस शुरू होंगी, तो आप लोग हर एक फैकल्टी से बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी क्लासेस को डील कर रहे होंगे, बाकी अब मिल भी रहे होंगे। तो अब इस उम्मीद बैच में हम लोगों ने सारी बातचीत कर लिया, सारे फैकल्टी से मिल लिया। मैं ऋषभ सर को बुलाना चाहूंगा, क्योंकि सर ने बोला था कि जो पीजी की हम बात करें, तो जब हम पीजी में जा रहे होते हैं तो बेसिकली हम हायर एजुकेशन में जा रहे होते हैं और उस सब्जेक्ट के एक्सपर्टीज में जा रहे होते हैं। तो किस तरीके से सर ये ग्रेजुएशन में, मेरा एक प्रश्न था इन लोगों के तरफ से, जो कि पूछते भी हैं अक्सर बच्चे, ग्रेजुएशन में जो भी बच्चे वो यूनिवर्सिटी कॉलेज में, कॉलेज गोइंग यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे हैं, उनका सेमेस्टर एग्जाम भी अभी आएगा, इधर सेमेस्टर एग्जाम उनका चल रहा होगा। तो अब जो गैप लेके तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, डेडिकेटेड तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन ये सेमेस्टर और कॉलेज के एग्जाम्स, इनको कैसे साथ में मैनेज करेंगे? तैयारी भी हो, इधर भी मैनेज हो, ये कैसे पॉसिबल है? ये बहुत अच्छा सवाल सर पूछे, और आप लोग के बिहाफ से पूछे हैं। तो एक बार ज़रा सा ध्यान से आप लोग की बातों को सुनिएगा। आपका 2 तरह के अभी आप सिनारियो में चल रहे होंगे, एक जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है और दूसरा जिनका ग्रेजुएशन चल रहा है। जिनका ग्रेजुएशन चल रहा है और वो पीजी का तैयारी अगर कर रहे हैं, तो उसमें 2 तरह के कोर्सेस। पहले तो एलएलबी एमबीए का कोर्स है, वो आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा मैच नहीं कर रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, उसमें रीजनिंग पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, लैंग्वेज पढ़ना है, वो तो आपको सेपरेट उसकी तैयारी करने पड़ेगी अपने सब्जेक्ट से अलग। और इसके लिए आपको अपने टाइम पीरियड से, अपने टाइम स्लॉट से, क्योंकि आप एलएलबी करने जा रहे हैं, इस कारण उसमें सिर्फ ग्रेजुएशन के डिग्री का वैल्यू है, तो आप अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को एक टाइम देके बाकी समय आप एलएलबी के सिलेबस के ऊपर फोकस करिए, एमबीए के सिलेबस के ऊपर फोकस करिए। एक बात रही इन सब की, जो जनरल पेपर आपका आ रहा है CUPP 11 वाला। दूसरा, अगर कोर्स आप किसी सब्जेक्ट से पीजी परस्यू करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल बात यह है कि ग्रेजुएशन में जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है, मुझे लगता है कि आप अधिकांश बच्चे उसी सब्जेक्ट से आगे पीजी करना चाह रहे होंगे। मतलब आप एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि बाबू आप जो हैं, आप उस सब्जेक्ट के एक्सपर्टीज में जा रहे हैं, मतलब आप उस सब्जेक्ट के उन सभी किताबों से, उन सभी बातों से परिचय हो रहा होगा, आपका इंट्रोडक्शन उन सभी बातों से हो रहा होगा जिनसे आगे आपको मिलना है।
इस कारण जो भी ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में अभी बच्चे हैं और पीजी करना चाह रहे हैं उस सब्जेक्ट में, तो अपने सब्जेक्ट को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके डीप पढ़िए, एक दो अच्छी किताबें पढ़िए, जो यहाँ पे कोर्स में दिया जाए, जो आपको बताया जाए उनका अक्षरशः पालन करिए। क्योंकि दो तरीके से तैयारी होती है, एक ऑब्जेक्टिव तैयारी, दूसरा सब्जेक्टिव तैयारी। आप ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो आप एक सब्जेक्टिव वे में पढ़ रहे हैं। सब्जेक्टिव वे में मतलब समग्र रूप में बुक पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, उन बुक के ऊपर कुछ समरी लिख रहे हैं, बुक का रिव्यू कर रहे हैं, ये सब बातें आपके साथ चल रही है। वहीं अगर आप ऑब्जेक्टिव वे में आपका एग्जाम हो रहा है तो उसी किताब से सवाल उठाएगा, लेकिन उस सवाल का जो लेवल होगा टू द पॉइंट होगा। तो यह एक भारत के शैक्षणिक व्यवस्था का विडंबना ही मान के चलिए, आपके शिक्षा व्यवस्था का विडंबना है कि आप पढ़ रहे हैं सब्जेक्टिव, आपसे पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव। टू द पॉइंट मतलब आपको रिमेंबर होना चाहिए। जैसे एक छोटा सा हम एग्जाम्पल देते हैं, उस एग्जाम्पल से आप पूरी बातों को समझेंगे कि आप बाय द वे पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का एक टॉपिक जिसका नाम है 1857 का रिवोल्ट, ठीक है। ये आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे होंगे। तो जब आप ग्रेजुएशन में इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो आपको एक सब्जेक्टिव वे में पढ़ना है कि किस हिस्टोरियन ने इसके बारे में क्या कहा, कौन कौन सी घटनाएं घटी, वो घटना के प्रभाव क्या पड़ा, उसका इफेक्ट क्या था, उसका काउज क्या था, उस घटना के दौरान क्या क्या चीज़ें चल रही थी, ये सब आपको पढ़ना है। लेकिन जो आप पीजी का एग्जाम देने जाएंगे तो उस एग्जाम में इससे पूछेगा, अच्छा बताओ 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया, कानपुर का नेतृत्व किसने किया, इनकी मृत्यु कब हुई, इनका जन्म कब हुआ। तो ये टू द पॉइंट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा ऑब्जेक्टिव के में, ठीक। लेकिन आप पढ़े सब्जेक्टिव हैं, तो यही मैनेज करना अभी से आपको शुरू कर देना है जब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है। और आपको जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है। मतलब आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो ऑब्जेक्टिव वे के लिए पढ़ाया जा रहा है, जिससे आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं। गौरपूर्वक बात को समझिएगा जो हम समझा रहे हैं। आपको जो हम पढ़ा रहे हैं, जो आपको कोर्स में यहाँ मिल रहा है, वो आपके इस CUET PG एग्जामिनेशन को पास करने के लिए, उसमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ा रहे हैं। लेकिन आपको जो पढ़ना है वो सब्जेक्टिव वे में बृहद रूप से यूनिवर्सिटी में आके पढ़ना है, जिससे आप अपना नेट क्वालिफाई कर सकें, JRF क्वालिफाई कर सकें, उस सब्जेक्ट में महारत हासिल कर सकें। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन अब आपको बना के चलना है, इस बात को अपने दिमाग में रख लीजिएगा। तो अभी जब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं आए, पूरे अपने सब्जेक्ट का, जिस सब्जेक्ट में आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, उसका एक फुल नोट्स आपके पास होना चाहिए। उस फुल नोट्स में वो सारी बातें होनी चाहिए जो कि इम्पॉर्टेंट है और जो हमारे द्वारा बताई भी जा रही हैं। तब आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर पाएंगे। उसके बाद फिर आप सब्जेक्टिव वे में आइए, जिस भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो रहा हो, कि उस यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार, उस सब्जेक्ट के ज़रूरत के अनुसार और आपके अपने लक्ष्य के अनुसार तैयारी करिएगा। तो ये दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट लगा जो मुझे बताना था कि आप सेमेस्टर के साथ साथ इसको कैसे मैनेज करें। तो सेमेस्टर में सब्जेक्टिव पढ़ाई, उससे नोट्स बनाइए जो आपको काम देगा एग्जामिनेशन हॉल में। और अगर आप ड्रॉप आउट हैं, सीधे पीजी का तैयारी करना चाह रहे हैं, तब तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि बुक भी पढ़िए, ऑब्जेक्टिव भी पढ़िए और अपने आप को और बेहतरीन करिए। ठीक, चलिए तो आज के सेशन में इतना ही। आपको पूरे डिटेल से हमारे द्वारा बताया गया कि उम्मीद बैच आपके लिए लाया गया है, आपके सपनों के लिए लाया गया है, और आप इसमें जितना इनपुट देंगे आपको उसका आउटपुट उतना ही बेहतरीन मिलने वाला होगा। ठीक, जितना मेहनत अभी के समय में आप करेंगे उतना ही फल आपको बेहतरीन मिलेगा। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। जब बाबू आपके समय आपका अपोजिट नहीं चल रहा हो, जब आपसे संघर्ष नहीं करा जा रहा हो, तब फिर आपके जीवन जीने में कोई रस नहीं है। तो अभी आप मेहनत करिए, पूरे मन से मेहनत करिए। हम लोग आगे मिलेंगे अपने कोर्सेस में, अपने सब्जेक्ट के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, और अगर कोई ज़रूरत हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे हम लोग अब सेशन में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।